मेरे ख्याल से सुमित जी 1978 में लिस्टिंग हुई थी एचडीएफसी की। आपने एचडीएफसी बैंक था और 1979-78 की रेंज में कहीं एचडीएफसी लिमिटेड था। जी चलिए, वहां से अब तक ना जाने कितने गुना आपको पैसे बनते हुए दिखे हैं, और 3 या 4 स्टॉक स्प्लिट्स तो मुझे याद है वीरेन जी। मैं भी था एक जिसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक के शेयर भी मिले थे। जी जी जी, वो तो 93 में हुआ था। एचडीएफसी ग्रुप के साथ एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर आप पेरेंट का स्टॉक लेते हैं जो कि एचडीएफसी का है, तो जितनी भी कंपनीज इनकी आगे आने वाले समय में लिस्ट होती हैं, आपको मौका मिलता है कि आप उनमें निवेश करें आईपीओ प्राइस से थोड़ा कम पर। तो जो लोग एचडीएफसी बैंक में आज बैठे हुए हैं, उनके लिए जब आईपीओ आया था तो उनके लिए 10 रुपए का प्राइस था और बाजार के लिए प्राइस था 35 रुपए, और अशोर्ड जो था वो आपको पक्का मिलना था। तो जितने आपके शेयर्स थे एचडीएफसी के 1:1 के रेशियो में आपको एचडीएफसी बैंक के उतने ही शेयर्स का कंफर्म्ड अलॉटमेंट मिला, और प्राइस सिर्फ 10 रुपए दिया गया था और आईपीओ प्राइस था 35 रुपए। और न जाने कितने स्टॉक स्प्लिट्स और बोनसेस आपने एचडीएफसी बैंक में आते हुए देखे हैं। क्या डेट बताई सुमित आपने लिस्टिंग की? 1978 में एचडीएफसी लिमिटेड और 1993 में एचडीएफसी बैंक। नहीं, एचडीएफसी बैंक हुआ 95 के आसपास। हाँ, मतलब उसकी डेट कहीं जुलाई अगस्त की शायद रेंज में आई थी, और इसी रेंज में ईयर में ये था, क्योंकि इनमें कन्वर्जन का भी कुछ चक्कर था, तो उसके बाद अलॉटमेंट में टाइम लगता था उस समय, और उसके बाद लिस्टिंग में टाइम लगता था। तो उस पे तो एक किताब लिखनी बनती है कि आईपीओ में वीरेन जी 3 महीने लगते थे लिस्टिंग में, और 3 महीने में आप सोचिए अगर आपका 117 गुना आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो वो पैसे आपको मिलते थे ट्रेजरी में लगाने के लिए। चलिए, समय जरा व्यर्थ होता है, इस पर तो हम न जाने कितनी चर्चा कर सकते हैं। आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट कौन सी है सुमित जी? कहां आपका ध्यान और रुझान है, कहां पर निशाना लग रहा है? देखिए, आज एनबीएफसीज की भी हम बात कर रहे थे, लेकिन आज जो बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो बैंकिंग स्पेस से है, और एक अभी भी इतनी बड़ी तेजी के बाद रिकॉर्ड स्तरों पर बैंक निफ्टी होने के बावजूद भी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आउट परफॉर्म रेटिंग आ रही है, ओवरवेट रेटिंग आ रही है प्राइवेट बैंक्स को लेकर। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, आपकी स्क्रीन पे आंकड़े हैं। आईसीआईसीआई बैंक 850 रुपए का टारगेट आया है, नया टारगेट है ये ओवरवेट रेटिंग के साथ। एचडीएफसी बैंक ओवरवेट रेटिंग 2000 रुपए का नया टारगेट। एक्सिस बैंक ओवरवेट रेटिंग 1000 रुपए का टारगेट, और उसके अलावा इंडसइंड बैंक यहां पर भी ओवरवेट रेटिंग और 1225 रुपए का टारगेट। सभी ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि नंबर्स वाइज इन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर काफी अच्छे रहे, एक्सिस बैंक के नंबर काफी अच्छे रहे, एचडीएफसी बैंक तो लगातार परफॉर्म कर ही रहा है, और इंडसइंड के नंबर्स पे भी मार्केट ये मान के चल रहा है कि नंबर्स ठीक है, बहुत ज्यादा यहां पर कोई डैमेज नहीं दिख रहा। तो इसके लिहाज से नंबर्स बेटर है, अभी भी सिचुएशन साउंड है, और इन नंबर्स के बाद आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की स्पेशली री रेटिंग होते हुए दिखाई पड़ी है, खासतौर से जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए हैं। तो उसके बाद भी ऑल टाइम हाइस पर होने के बावजूद भी अभी भी ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है ओवरवेट रेटिंग रहेगी, और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है जो कि मौजूदा स्तरों से करीब 30 से 40% का अपसाइड अभी भी दिखा रहे हैं। जी, तो ये अगर आप देखें बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, लगता तो ये है कि इसको देखने के बाद बैंक निफ्टी में भी आतिशबाजी बाकी है। आई मीन क्या गजब के टारगेट से। आईसीआईसीआई बैंक 850 जी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है वीरेन जी, बहुत लोग फोकस कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक और कोटक पर, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए थे कल समीर अरोड़ा साहब। उन्होंने कहा कि भाई ध्यान दो सेकंड रंग पर, जहां पर आपको वैल्यूएशंस बहुत बेहतरीन मिल रही है मुकाबले फ्रंटलाइन काउंटर्स पर। लेकिन आपके पास एक अहम डेवलपमेंट। जी हाँ, वाकई अगर आप देखें एचडीएफसी के जब नंबर्स आए उसके बाद नतीजे काफी शानदार रहे, और कंपनी के चेयरमैन और सीईओ मिस्टर के मिस्त्री ने हमारे साथ खास बातचीत में कहा कि जो कोरोना का जो स्ट्रेस आना था सिस्टम में वो अब तक आ चुका है, और स्पेशली अगर आप देखें जो रिटेल सेगमेंट है वहां पे जो डिसबर्समेंट है काफी स्ट्रांग रही है। आइए सुनते हैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा नतीजों के बाद। Well, it's difficult to tell you where the level of NPLs ultimately land up, but generally what one would expect is that whatever stress was there in the system would really effectively get shown up by now, because moratorium was over in August itself, and from September onwards, which is 4 months into this calendar year, people have been making payments. If we look at the non-performing loan level, our pro forma non-performing loan, which is without taking cognizance of the Supreme Court order, stands at 1.91%. In March 2020, it was 1.99%. So it's actually a little marginally 8 basis points lower than what it was in March.
तो आप मिस्टर मिस्त्री को सुन रहे थे एग्जैक्टली। अगर आप देखें नंबर्स के बाद उनकी कमेंट्री थी ये। हमने हाउस